जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लांडी के इलाके में, जहां सैयद मोहम्मद काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये NGOs पे काम, एक इन्होंने NGOs बनाई हुई है, उसके लिए काम करते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो जेल में बंदे हों या थाने में हों या कोई भी क्राइम एक्टिविटी में जो गलत लोग हैं उनका ये साथ नहीं देते हैं, लेकिन कहीं लीगल मसला आता है वहाँ पे स्टेप बढ़कर ये हमेशा अपना किरदार अदा करते हैं। तो आइए पूछता हूँ कि किस नाम से NGO है और क्या कहेंगे और किस उस पर काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आप NGO का पहले नाम बताएं। मूवमेंट अगेंस्ट क्राइम, तहरीक इंसदाद जराइम, ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। कितने साल हो गए आपको बनाए हुए और कितने साल हो गए? सर रजिस्टर्ड हुए हुए इसको करीब 10 साल हो गए और काम में 30-35 साल से कर रहा हूँ, बल्कि 40 साल कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। समाजी खिदमात में अब्रॉड भी रहा, 11 साल मैंने वहाँ किया, वहाँ भी जेलों में मुक़ीद पाकिस्तानियों के लिए काम किया, काजी अदालतों में पेश होता रहा। बेशतर मेरे पास फ़ैसले भी मौजूद हैं वहाँ के। वहाँ मैं एज ए वकील पेश होता था, क्योंकि वहाँ पे तौकील मांगते हैं कि आप कौन, आपका तौकील है, और मुझे वजारत दाखिलिया की तरफ से वकालतनामा था मेरा कि मैं पेश हो सकता था। तो मैंने बेशुमार लातादाद पाकिस्तानियों को जो बरस से वहाँ कैद थे उनको मैंने छुड़वाया। फिर और वहीं से रहते हुए मैं रोज़नामा जंग में बिलादी में करीब 10 साल तक कलम लिखता रहा और उसमें तमाम ये मवाद यही होता था कि वतन और हम वतनों को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए और जेलों में मुक़ीद कैदियों को कैसे रिहा कराया जाए। इस दौरान मुझे जोनियो साहब भी मिले सफारत खाने के थ्रू वहाँ पर। इस दौरान मुझे ज़ियाउल हक़ भी मिले। ज़ियाउल हक़ ने फिर अपने कमोडोर के ज़रिए मुझे लेटर भी भेजा थैंक्स का, और ये उनकी मुलाकात भी बड़ी अच्छी रही मेरे साथ। वो भी पाकिस्तानियों के काम पर मुझसे खुश थे। फिर मैं पाकिस्तान आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर हमारा महकमा पुलिस का बड़ा किरदार बहुत ख़राब है। इतना इंतहाई गंदा किरदार मैंने दुनिया के किसी मुल्क में पुलिस का नहीं देखा कि एक आदमी अगर एक मकान बनाने के लिए बजरी डलवा रहा है अपने दरवाजे पर तो उसको भी मिठाई देनी है, वरना तो पुलिस में चलो मकान के कागजात लाओ, थाने में बंद कर देंगे, बेइज्जत करेंगे, औरतों के सामने गालियां देंगे। और फिर ताज्जुब इस बात पे होता था कि जब अफसरान बाला को उसकी शिकायत की जाए तो कोई कान धरने पे तैयार नहीं है, किसी के सर पे जूं नहीं रही थी, जैसे ये सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है। लेकिन सर कैसे होंगे, जब कोई एक SHO या DIG IG लगता है तो वो पैसे दे के लगता होगा, तो इसीलिए तो वो अपना पहले पूरा करेगा। बात यही तो बदनसीबी है हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि जो छोटे अहलकार हैं वो मजबूर हैं कि कानूनी गैर कानूनी तमाम अहकामात अफसरान बाला के माने, नहीं मानते हैं तो उनके दूर दराज इलाकों में तबादले कर देते हैं, उनके बच्चे रुल जाते हैं, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है, 12-12 16-16 घंटे उनसे ड्यूटी लेते हैं। उन्हें अगर उनकी ड्यूटी लगी हुई है रोड के ऊपर तो पानी की बोतल तक उनको कोई नहीं देता, वो मजबूर हैं। लेकिन ये अफसरान बाला मज़े कर रहे हैं। SHO रैंक से ऊपर के लोग बड़े जालिम हैं, निचला स्टाफ मजलूम है पुलिस का, उनके बच्चे वीरान हैं, उनके घरों में कोई बुनियादी सहूलतें नहीं हैं और ये अय्याशियाँ कर रहे हैं। राशि और हरामखोरों का एक टोला है पुलिस महकमे में, बग़ैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। मैंने बहुत आर्टिकल लिखे हैं, मेरे आर्टिकल बिल्कुल बमांगे दहल मैंने फैलाए। आपको डर नहीं लगता? आपको पता हालात कैसे इस तरीके से आप खुलेआम काम करते हैं? 2 मरतबा कातलाना हमला हो गया, 1 मरतबा यहीं ऑफिस में बैठे बैठे गोलियां मार के चले गए। और क्या कर लेंगे, मेरा रब मेरे साथ है ना। सारी कायनात एक तरफ हो जाए और अगर मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी से डर नहीं। हाँ, अल्लाह अगर मेरा मुखालिफ हो जाए तो फिर सारी कायनात से मुझे डर लगे। हर इंसान, आप कहते हैं कि हम बाहर मुल्क में रहे हैं, पाकिस्तान में भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया कि हम इस तरीके से? सर मेरे आबा व अजदाद बहुत मुखलिस थे। मेरे आबा व अजदाद हमेशा बड़े अच्छे वालिदैन थे मेरे, हमें दर्स मिला। जब लोग आते हैं मेरे पास जिनके आंसू बह बह के खुश हो चुके होते हैं तो मैं चाहता हूं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। फिर मेरे मज़हब में हदीस मुबारक है कि एक शख्स दूसरे के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, और वो दूसरा शख्स उसको उस तकलीफ़ से निकाल देता है, तो अल्लाह के नबी ने कहा वो जन्नती है। आपकी जन्नत नमाज़ों में और ये मसनूई जो टीके बनाए हुए ना 6-6 इंच के, इसमें जन्नत नहीं है। जन्नत अमल में है। दीन अमल है। मेरे दीन में अगर अमल नहीं है तो ये दीन नहीं है। दीन तो अमल की बात करता है, अमल कहाँ है?
नमाजें पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है, सलाम फेर रहा है, रिश्वत खा रहा है। तो इसके मकसद हम कहीं दूसरे मुल्कों में जो मारे जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं मुसलमान शहीद हुआ, तो इसके मकसद तो सही हो रहा है कि जहाँ मुसलमान नहीं है तो फिर हम देखिए शहादत का दर्जा जो है रब्बुल आलमीन बहुत बेहतर जानता है, वो दिलों के हाल जानता है कि कौन किस काज में मारा जा रहा है। अगर वो किसी जज्बे से काम कर रहा है, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर वो नेक मकसद के लिए कदम उठा रहा है, अगर रिस्क हलाल की तरफ उसका कदम उठ रहा है और उस दौरान वो किसी भी तरीके से मारा जाता है तो वो शहीद है। क्योंकि हमें पीर साहब को मैंने सर इंटरव्यू किया था, मैंने कहा कि मुसलमान इस तरीके से फ़लस्तीन में हो, हिंदू कश्मीर में वो मारे जा रहे हैं, बर्मा में हो, तो उनका वो मुसलमान है ही नहीं, वो सिर्फ नाम के मुसलमान है, और उसी से आपका कंसर्न मिलता है। सर मैं तो यही कहूँगा ना कि दीन में अमल की बात करता है दीन। हयात तैयबा को अगर आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपकी जो तरीक़त थी, तरीक़त ही शरीयत बनी ना, शरीयत अलग से तो उतर के नहीं आई ना। जैसे कुरान नाजिल हुआ, शरीयत नाजिल नहीं हुई, शरीयत तरीक़त को कहते हैं, तो तरीक़त पर हम अमल करते हैं। अल्लाह के नबी ने जो तरीक़ा अपनाया वो शरीयत हुई और शरीयत पर हम पैरोकार हैं उसके, तो हमें शरीयत पर अमल करना चाहिए। और पीरों की जहाँ तक बात करते हैं तो मेरे भाई, जब मैंने बैरून मुल्क काम किए तो मुझे बड़े ताज लगे। यहाँ तक कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि गवर्नर मक्का माजिद बिन अब्दुल अज़ीज़, एक पाकिस्तानी के लिए मैं उनके पास काम करने के लिए, पाकिस्तानी का काम कराने के लिए गया, उसकी फ़ैमिली का वीज़ा लेने के लिए। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि मिन इंता, तुम कौन हो? मैंने कहा अना मुतरजिम, मैं इसका तर्जुमान हूँ। उन्होंने दो चार बात करके कही कि मोहम्मद कम सना इंता अवगत है, तुम यहाँ कितने साल से हो? मैंने कहा यामी आधा शर सनावात, 11 साल से। बोला ले माता खुद जिनसिया, तुम नेशनलिटी क्यों नहीं ले लेते हो? मैंने कहा ला अना माँ बगा जिनसिया। उसने हैरानगी से मुझे देखा, कहता है ले क्यों? मैंने कहा कि अना हुब पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। अना लाजिम इर्जा पाकिस्तान, मैं वापस अपने मुल्क में जाऊँगा। अलाशन अना पाकिस्तानी, अना माँ बगा जिनसिया। उसने उसी वक्त आर्डर किया उस पाकिस्तानी को, बोला जाओ इसकी फ़ैमिली का, जबकि फ़ैमिली के वीज़े बंद हो चुके थे, सिर्फ गवर्नर दे सकता था। ऑर्डर कराए। जब मैं उसके ऑफिस में ऑर्डर लेने गया तो मेरे गुद्दी पर एक सऊदी ने ऐसा चांटा मारा, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने पलट के देखा तो उसने बोला एश बक इंता पाकिस्तानी पाकिस्तानी बागिस्तानी, एश पाकिस्तान बागिस्तानी कुल्लो हरामी। तो क्या पाकिस्तानी पाकिस्तानी बकवास करता है? पाकिस्तानी तो सारे चोर हैं। बोला मैंने तेरा जैसा हुमार नहीं देखा, गधा नहीं देखा, इंता हुमार इंता मजनून। तुझे पता है जिनसिया का मतलब क्या है? जिनसिया का मतलब यह है, अभी तुझे 4 मिलियन रियाल देता मलिक कि जा अपना घर बना, 4 मिलियन देता, जा तिजारत कर। तू अपने पूरे ख़ानदान को यहाँ सऊदीया में बुला के सेटल कराता, तू नेशनल होता, जब चाहता पाकिस्तान जाता, जब आता। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान बक बक करता है? मैंने कहा नहीं, मैं वतन की मोहब्बत में सरशार था। मैं हर हफ्ते बिलादी में कालम लिखता था इसी बात का कि मेरे पाकिस्तानियों के लिए ये करो। मैं मंसूबे देता था, इनको प्रोग्राम देता था गवर्नमेंट को। आज जो इस पर कर रहे हैं ज़र मुबादला के लिए मैंने मुहिम चलाई हुई थी कि हुंडी के ख़िलाफ़ काम करता था, और हुंडी के ख़िलाफ़ काम करने वालों ने फिर जालसाजी करी, फिर मेरे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई। और मुझे, क्योंकि अच्छे काम करने वाले को तो कोई पसंद नहीं करता। इतना आपने काम किया तो बड़ा तल्ख सवाल है कि लोग इस तरीके से काम करते हैं कि या तो हमें कोई शोहरत मिले या कोई सियासत में हमें आने का चांस मिले। तो बहुत से NGOs हैं, आलमगीर के देख लें, इससे और भी हैं, उन्होंने आए और छा गए। आने के बाद उनको टिकट मिला, जीत कर वो आए, उसके बाद कोई काम। कहीं आपका इरादा यही तो नहीं? सर मुझे तो 35-40 साल हो गए। मेरी इस वक्त कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र इस वक्त 70 साल के करीब। सर सुने, मेरे रब ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। जब मैं किलो 14 पर रहता था, बेनज़ीर मुझे वहाँ मिली। मैं भुट्टो साहब के साथ जवानी में था, भुट्टो साहब के साथ में बच्चा था बिल्कुल, जब साथ चलता था मैं उनके साथ साथ फिरता था। काले रंग की मर्सिडीज़ में, हाफिज़ पीरज़ादा के बाद वाइट कलर की मर्सिडीज़, गांव गांव देहात देहात सारे जलसों में साथ होता था। मैंने जब किसी से कोई प्लाट या कुछ नहीं मांगा। फिर बेनज़ीर मुझे मिली वहाँ, उन्होंने कहा अब हुकूमत मिलने वाली है, पाकिस्तान चलें, आप जैसे सीनियर लोगों की तो पाकिस्तान में ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान में आ गया। यहाँ आने के बाद जो कुछ मेरे घर पे देख लिया, अभी तक इम्बोस हुआ है पीपल्स पार्टी का फ्लैग, MQM मुत्तहदा का क्या दौर था। हज़ारों लोग यहाँ से गन लेकर गुजरते थे, लेकिन अल्लाह ने। आपने कहा कि मैं भुट्टो साहब के साथ रहा हूँ, बेनज़ीर के साथ रहा हूँ, तो क्या आपको चांस नहीं मिला या उन्होंने आपकी खुददारी देख के आपको बाहर? नहीं, खुददारी नहीं, उन्होंने मुझे बाहर नहीं किया। लेकिन मैंने, जब मैं बहुत डीपली उनके अंदर घुसा तो मैंने वहाँ ये देखा कि वहाँ उर्दू स्पीकिंग की कोई इज़्ज़त नहीं है।
उर्दू स्पीकिंग जब काम के लिए जाता है किसी साईं के पास तो वो बोलता है देगा क्या। वहाँ मैं बददिल हो गया, वहाँ मैंने किनारा कशी कर ली। उर्दू स्पीकिंग के लिए उसमें तो नहीं शामिल हुआ। असल MQM थी लिसानी तंजीम। मेरे मज़हब में लिसानी तंजीम का कोई करैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे मज़हब में तो सिंधी, बलोच, पंजाबी, पठान सब मेरे भाई हैं, मेरे दीनी भाई हैं। सारा कलमा गो जो है वो मुसलमान है। मैं एक कौम को मानता हूँ, मैं कौमियतों को नहीं मानता। एक कौम है, मुसलमान है, मेरा भाई है। और मैं यहाँ भी बिला तफरीक काम करता हूँ। अगर मेरे पास कोई विक्टिम पुलिस वाला आ जाए तो मैं उसके लिए भी इसी तरह लड़ता हूँ। अगर कोई मेरा दुश्मन आ जाए तो मैं उसको भी खंदा पेशानी से पेश आता हूँ कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी कि वो मेरे पास आया है, वरना मैं ही दर दर जा रहा होता। लेकिन जब महाजिर थी उस टाइम बाद में तो ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बन चुकी, उसके बाद आप उसमें शामिल सर मैंने हाँ, तो वो उसमें तजर्बा हो गया ना कि इस किताब में लिखा क्या क्या है। उस किताब में ये लिखा था कि सबसे पहले महाजिर को मारो, सबसे पहले इनकी बहन बेटियों की बेइज्जती करो, सबसे पहले इनसे चंदे छीनो, सबसे पहले गन पॉइंट पे इनको उठाओ। इतनी जुल्म और ज़्यादती महाजिर कौम के साथ की कि आज हमें गैर कौमों में बैठते में शर्म आती है। हमने क्या कौन सा जुल्म नहीं किया, और उसका जुल्म का देख लीजिए आप सामने क्या आ रहा है। आज कहाँ है ये? आज सारे बिखर गए तस्बीह के दानों की तरह, एक उधर पड़ा एक उधर पड़ा, जूतियों में पड़े हुए सारे। किसी को कोई इज़्ज़त है? कोई इनको इज़्ज़त नहीं देता। आज आलम यह है कि मैंने पानी का कनेक्शन कानूनी तौर पर मांगा। मेरे पास 20 साल से नल का पानी नहीं है, मैंने कानूनी कनेक्शन लिया। कनेक्शन लेने के बाद मेरे पास भत्ते वाले आ गए, मैंने कहा नहीं दूंगा, मेरी लाइन नहीं डलने दी। यही मुत्तहदा की बात कर रहा हूँ मैं, गैरों की नहीं कर रहा। तो मेरा कहना यह है कि अगर इनका अमल अच्छा होता तो आज इनके बैलेट बॉक्स में भी लाख वोट फिर वही होते हैं। अभी लाख की जगह खाक है, 10,000 भी वोट नहीं पड़ रहे। आपकी नज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MKM तमाम सियासी जमातें बेकार हैं? अब तो मेरी नज़र में सारे ही, इवन ये छोड़ें, आप सबके बयाना सुने, इनके कौलो फ़ेल का तज़ाद देखें। इनके झूठ इनकी ज़बानी TV पर दिखाए जाते हैं। आज तो इतना मीडिया इतना फास्ट हो गया है, आज मैं जो बोल रहा हूँ कल मेरे मुंह पे जूते की तरह सामने आईने की तरह आ जाएगा। तो तूने ये कहा था, लेकिन मैं इतना ढीठ हो चुका हूँ कि मैं कहता हूँ वो तो कोई नहीं है, तो ऐसे ही हुआ था, वो तो चलता है। तो अब आप क्या करने का इरादा है जो NGOs के हवाले से आप करें, तो उसमें किस सर NGOs में मैंने सबसे देखा जेलों में मुक़ीद वो बेगुनाह कैदी जो मामूली जराइम में अंदर थे, मैंने उनके ख़िलाफ़, उनके लिए, उनके फेवर में लड़ना शुरू किया। उनको रिहाई कराई, मैं जुर्माने भरता रहा, उनको मैं मेडिसिनें पहुंचाता रहा, दर पर्दा छुपे। मुझे कोई तशहीर नहीं चाहिए, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मेरे कोई झंडे गाड़े जाए। मेरा अमल मेरी कब्र के अंदर जाएगा, वहाँ मुझे उसका इनाम चाहिए। मुझे ये पाकिस्तान के लोगों से नहीं चाहिए, हुकूमत से नहीं चाहिए। मैंने बहुत दौर देख लिए, मैं बादशाहों के साथ बैठ गया, मैं शहज़ादियों के साथ बैठ गया, मैं तमाम दुनिया घूम कर सारा आ गया। मेरी कोई तमन्ना ख्वाहिश नहीं है। मुझे शौक़ ये है कि किसी के साथ जुल्म ना हो, और अगर किसी की शिकायत मेरे पास आती है तो मैं मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदार के पास जाऊं और उसको बताऊं कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है। अगर वो मानता है तो ठीक है, वरना उसके ख़िलाफ़ फिर एप्लीकेशन लगाता हूं। मैं खुद कानून हाथ में नहीं लेता हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं किसी को इंसाफ का लिख कर ऑर्डर पास करके दे दूँ। ऐसे ही मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं आला हुक्काम को दरख्वास्तें लिखता हूँ उसके फेवर में। जब ऐसे केसेस आते हैं जो झूठे केस बनाए जाते हैं थानों में, तो मैं अदालत में अपनी वकला, जो मेरा पैनल है, लीगल एड कमेटी है, उसके वकला वहाँ पैरवी करते हैं, हम वहाँ पर लड़ते हैं। इवन बाज़ औक़ात तो मुझे मुलविस कर देते हैं पुलिस वाले मुकदमे में, 109 में चालान कर देते हैं, कहते हैं ये मास्टर माइंड है। अभी जेलों के अंदर आप जाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है बंदा बेगुनाह है, इसकी मैं मदद करूं या ना करूं, किससे? हाँ सर ऐसा होता है कि जेल में जो लोग कैद, अब देखिए अगर आप खुशबू लगा लें तो आपको मुझे आके बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये खुशबू लगाई हुई है, खुशबू तो खुद मेरे पास आ जाएगी। तो जब जेलों में मेरी खुशबू पहुंचती है तो लोग अपने लवाहिकीन से कहते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लानी जगह रहता है, मुझे फ़लाँ ने बताया, तुम जाओ। तो वो जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे सूट फाइल मंगाता हूँ, केस फाइल मंगाता हूँ, FIR मंगाता हूँ, चालान मंगाता हूँ, एविडेंस मंगाता हूँ, गवाहों के 161 के बयानात मंगाता हूँ। तमाम को मैं देखकर फिर उनका पोस्टमार्टम करता हूँ। उसमें हमारी पुलिस माशाल्लाह इतनी काबिल तरीन है, इतने लकुनास छोड़ती है कि अगर कातिल भी हो ना तो वो सच्चा कातिल वो भी छूट जाएगा। वजह यह है जापान में 98% कन्विक्शन है और 2% एक्विटल है। वो परेशान है कि 2 बंदे 100 में से छूट कैसे जाते हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में 98% एक्विटल है, 2% सज़ाएँ हैं, जो फिर आला अदलियत में जाते हैं तो फिर छूट जाते हैं।
हमारे यहाँ सज़ाओं पर अमल दरामद कहाँ है, हमारे यहाँ सही सज़ाएँ क्यों हो रही हैं? वजह यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो लाइल्म हैं, ना उन्हें कानून का पता है, ना उनके पास इल्म है, ना उनको कलम का पता है। वो तो गवाहियाँ नहीं दे पाते। जब विटनेस बॉक्स में खड़े होते हैं तो उन्हें बयान ही याद नहीं होता कि क्या बयान दिया था और क्या हुआ था। वकील, जो वकील हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया है, वो तो चैम्पियन है, वो तो सर्जन है, वो तो 2 मिनट में चिथड़े उड़ा देते हैं इन पुलिस वालों के, और ये गर्दनें नीची करके और शर्मिंदा होकर आते हैं। एक मेरे मुल्क का जो 3 स्टार लगाया हुआ है उस गधे को ये नहीं पता कि 154 की FIR कौन से उसमें सेक्शन में काटी जाती है। FIR किस अंडर सेक्शन के FIR दर्ज होती है। मेरे सामने एक कोर्ट के अंदर उससे पूछ रहे थे सब इंस्पेक्टर से कि भाई किस सेक्शन में आपने FIR काटी है, कटती किस में? उसे यही नहीं पता कि 154 में कटती है। कह लगा जी बस वो काट के मुझे दे दी थी, मैं ले आया। इसके अलावा आप लोगों की मदद भी करते होंगे, राशन वगैरह दूसरे सामान? नहीं, ये राशन के चक्कर में मेरा रब देता है सबको राशन। अच्छा, इस तरीके जब जेलों में जाते तो इसके लिए आपको लीगल एड कमेटी, तो आप ये पैसा कहाँ से लाते? अब सुनिए, अब होता यह है कि जैसे मुझे मिल गया और मैंने देख लिया, जब पोस्टमार्टम कर लिया उस केस का कि हाँ ये बेगुनाह है, इसके साथ ज़्यादती हुई है, तो फिर हम उसको लीगल एड फराहम करते हैं और हमारे वकला उसमें फ़ीसें नहीं लेते हैं। उन जो बेगुनाह और मासूम और गरीब कैदी हैं और जो पैसे वाले कैदी हैं या जो पैसे वाले मामलात हैं जिनके जैसे सिविल मैटर हैं, जब वो हैं तो हमारे जो वकला हैं वो अपनी फ़ीस, मुकर्ररा फ़ीस लेते हैं और वो हम क्लाइंट को कहते हैं, उसको बताते हैं कि देखिए हमारी सर्विसेज तो आपको फ्री मिलेंगी, लेकिन ये जो वकील के ख़र्चे हैं ये आपने खुद देने, ये हम आपको नहीं करें, क्योंकि हम चंदा नहीं मांगते। हम कहाँ से देंगे? हम मनी ट्रेल कहाँ से गवर्नमेंट को देंगे कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या हम ब्लैकमेलर हैं? क्या हमारे पास कोई हम मंशियात बेच रहे हैं जो पैसा लाएंगे? हम पैसा ना लेते हैं ना देते हैं। हम उन वकला की उनके साथ बात करा के उन्हें फ़ीस दिलवा देते हैं और कहते हैं सर आप ईमानदारी से इसको करें, सुपरविज़न हमारी होती है, ये मेरा शौक़ है, मैं करता हूँ। मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके किराए भाड़े आते हैं, मैं सुकून से खाता पीता हूँ, ऐश करता हूँ, मुझे कोई परेशानी है नहीं। इतने सारी ज़िंदगी काम कर लिया, अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ ना मैं सरकारी अफसर हूँ। मेरी जाके देख लें, ना मेरी कोई जायदादें हैं, ना मेरे कोई बैंक बैलेंस है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन हम इन सर्विसेज का हम अपने दिल को मुतमईन करने के लिए करते हैं। अब हाल में मैंने 3-4 केसेस की पैरवी करी। एक केस तो ये है कि मेहरान टाउन ये बाग कुरंगी के साथ एक बहुत बड़ी एक जगह है जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ जायदाद ख़रीदना बेचना मना है, बनाना मना है। वहाँ धड़ल्ले से ज़मान टाउन पुलिस के अहलकार अपनी निगरानी में ख़रीदो फ़रोख्त भी करा रहे हैं, बिल्डिंगें भी बन रही हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए उनका भत्ता लेते हैं वो और कब्ज़ा करा देते हैं। ऐसी एक औरत के मकान पे कब्ज़ा है गन पॉइंट पे, कोई सुनवाई नहीं है। SSP के पास चक्कर काट काट के थक गए, कोई सुनवाई नहीं है। इलीगल डिटेंशन हो गई है, इलीगल ये हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद लोगों की शिकायतें आती हैं कि साहब मैं छोटा सा ताजिर हूँ, मैं होलसेल से थोड़ी छालियाँ लाता हूँ, पान रखता हूँ, यहाँ बाबर मार्केट में बेचता हूँ। वो पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, तेरा तो IR में नंबर है, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं, लाओ मोबाइलें मंगाओ, जाओ वीडियो बनाओ, जाओ अदालतों में जाओ, जजेस को भी देख लेंगे, फ़लाँ को देख लेंगे। फिर बाद में कहते हैं यार अफसराने वाला ने भेजा है, भाई कुछ दोगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं। अभी हाल ही में इसी वक्त मेरे पास वीडियो है जिसमें पुलिस ने रेड करी, मैं वो वीडियो आपको दूंगा, और उसके बाद उसको गिरफ़्तार करके ले गए, 1.5 लाख रुपए लेकर उसको छोड़ दिया। फिर वो IR में नाम कहाँ चला गया, फिर वो उसका जुर्म कहाँ चला गया। अबे भाई छालिया जो है, छालिया से जहर बन रहा है, चलो जी मैं मानता हूँ छालिया से जहर बन रहा है, छालिया से जब जहर बनेगा जब ही तो मिज़र सेहत होगी। अंगूर से शराब बन रही है तो अंगूर वाले ठेले वाले को पकड़ के ले जाओ, बंद कर दो कि ये अंगूर से तो शराब बनती है, तो अंगूर क्यों बेच रहा है। तो ये इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, इनको गधों को ये नहीं पता कि ये हम, लेकिन बात ये है कि गधों के ऊपर जो है वो तो इन गधों से पूछ ही नहीं रहे ना, वो तो इनको लगाम दे ही नहीं रहे। वो अच्छा उनका नाम ले के छोटे छोटे से पुलिस वाले अहलकार, एक हेड कांस्टेबल की क्या हैसियत है, वो SSP के नाम से चंदा मांगता है, भत्ता मांगता है, वो इसे SHO के नाम पे मांगता है। मैं गया SHO साहब के पास, मैंने कार्ड दिया कि सर ये कार्ड है मेरा, मिलना चाहता हूँ, ये आइए। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे इलाके में हो रहा है और ये आपके कुछ पुलिस वाले हैं वो लोगों के घरों पे जाते हैं और वहाँ पर ये दिखा कर अपने कैमरे से उनकी वीडियो बनाते हैं, उनको हरासा कर रहे हैं, उनसे भत्ता मांग रहे हैं, उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा देखिए। वो तो भाई आपे से बाहर हो गया, वो कहने लगा ओए तू है कौन, अभी तुझे बंद करता हूँ, तू ब्लैकमेलर यहाँ आ गया, तू हमें ब्लैकमेल करने आया।
और बंद करो इसको। मुगल्लाजात बकने लगा। मैंने कहा सर मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, मैं आपके पास आया, मैं एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ, मैं एक रजिस्टर्ड तंजीम है मेरा एक NGO रजिस्टर्ड, मैं उसका बानी हूँ, उसका चेयरमैन हूँ, मैं बरस से काम कर रहा हूँ, आप मुझसे कम से कम सुन तो ले। अबे तेरी क्या सुनूंगा, तू तो ब्लैकमेलर है, मुझे सब पता है, मैं अभी तुझे बंद करता हूँ। मैंने कहा आपको कैसे पता, आप तो 4 दिन तो आपको हुए आए हुए थाने में, आपको सब पता चल गया। बोला चल निकल इधर से, नहीं अभी बंद करता हूँ। वो मेरे पीछे 2 बंदे पहुँचे, कोई रक्शे वाले को पकड़ा हुआ था। वो 2 बंदे मेरे सामने आए, बोला ओए ये कैसे आए? बोला साहब वो हमारा रक्शे वाला था, उसको देखने आया था। बंद करो इनको, गालियां दे के बोला। वो 2 मासूमों को उस मुकदमे में फिट कर दिया। सर आपके बच्चे कितने? मेरा एक बेटा है। आपको डर नहीं लगता? आपने कहा मुझे फायरिंग भी हुई मुझ पे सब, तो ये डर नहीं लगता? फैमिली आपको मना नहीं करती कि काम करना? सर बात यह है कि निज़ाम कुदरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात पर मोहित है। मेरे रब के इशारे के बग़ैर पत्ता नहीं हिलता, या कोई मुझे एक पत्ती तो बना कर दिखा दे, पुदीने का धनिए का एक पत्ता ज़रा सा निकाल के दिखा दे मुझे कि ये जी मैंने टेबल पे ही निकाल दिया, मैं इतनी कुदरत रखता हूँ। तो जब मेरा रब इतनी कुदरत वाला है, नंबर 2 मेरे रब के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, मेरे रब के हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, मेरे रब के हाथ में तमाम उमूर हैं। उसने किताब में लिख दिया है। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि जब हमल ठहरता है तो 3 महीने का जब हमल होता है तो रब्बुल आलमीन उसका कार्ड बना देता है। उस कार्ड के अंदर 3 बातें लिखी होती हैं। ये नहीं बताएंगे डीजल वीज़ल पेट्रोल, 3 बातें लिखी होती हैं। एक ये कि ये बच्चा कहाँ पैदा होगा और कहाँ मरेगा। दूसरी बात ये इसका रिज़्क कितना होगा। तीसरी बात ये कि इसकी उम्र कितनी होगी। जैसे हमारा इम्तिहानी पर्चे पे लिखा होता है नाम, वल्दियत, ये पर्चा कौन सा सब्जेक्ट है, अब आपने भरना है इसको। वो किताब जो आपकी लिख दी जाती है बग़ैर दलील के तो कोई बात मुकम्मिल नहीं होती। अब एक बच्चा पैदा हुआ, उसका लिखा है कि वो लांडी में पैदा होगा, हो गया, मरेगा वो अमेरिका में। बच्चा जवान हुआ, ये हुआ वो हुआ, अमेरिका का वीज़ा लगा, अमेरिका चला गया, मर गया। क्यों भाई? मौत के लिए गया था। बहुत से लोग इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में आके फौत हो जाते हैं, बरस नहीं आते। बहुत से लोग सारी ज़िंदगी मक्के नहीं जाते, यहाँ से मक्के जाते हैं, मक्के में फौत हो जाते हैं। उनका वक्त लिखा हुआ था। दूसरी दलील ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स बैठा था तख्त ताउस पे, मलकुल मौत सामने आई तो वो खौफज़दा हो गया, और मलकुल मौत हैरान था कि ये यहाँ कैसे बैठा है। उसने कहा हज़रत मेरा दिल घबरा रहा, मुझे कहीं ले चलो। आपने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, वो पता नहीं कितने कोस दूर उसको ले गए। जैसे ही आंखें खोली मलकुल मौत फिर सामने खड़ा था। उसने कहा आँख कैसे? कहने लगा मैं मुतमईन हूँ। बोला मैं हैरान ये था कि रब्बुल आलमीन ने तेरी मौत यहाँ लिखी हुई है और तू 10 सेकंड पहले वहाँ बैठा, तू यहाँ पहुँचेगा कैसे? तो ये रब के कारनामे ये हैं। सर आखिरी सवाल क्या है पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पुलिस को? आखिरी मेरा जवाब ये है कि पुलिस में ऐसी तत्हीर की जाए जैसे बच्चे की तत्हीर होती है। बच्चा पैदा होता है ना नर, उसकी जब तक खतना नहीं होती ना वो नर नहीं होता सही, मुसलमान ही नहीं होता। इनकी खतनाएँ करें, इनकी तत्हीर करें, और जितने करप्ट लोग हैं, जितने राशि लोग हैं, इनको निकाल बाहर करें, और ऐसा कानून पास करें कि जो रिश्वत ले उस राशि को इबरतनाक सज़ा दें। ये माशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। हमारे यहाँ सज़ाओं पर अमल दरामद नहीं है। हमारे यहाँ पैसे वाले के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। और तमाम जितना निचोड़ है, जितनी भी रिश्वत का निचोड़ निकाला जा रहा है कि रिश्वत किन से ली जा रही है, वो सिर्फ गरीब तबके से। किसी बड़े से तो रिश्वत लेके दिखा दें आप, किसी गाड़ी को रोक के दिखा दें जिसके काले शीशे हों। लेकिन अगर छोटी सी गाड़ी जा रही है ना जिसमें काला पर्दा लगाया हुआ है, उसको 4 घेर के मारते हैं, लाओ भाई दो। यहाँ पर सख्त कानून पर अमल दरामद चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। कानून कुछ भी नहीं है, अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। और पुलिस में ये जो ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग किया हुआ है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। ऑपरेशन वाला लाकर जोड़ तोड़ करता रहता है और उल्टा सीधा बना के इन्वेस्टिगेशन वाले को दे देता है। इन्वेस्टिगेशन वाला मजबूर होता है कि जो उसको दे दिए वो रख के बंद कर देता है। उसके पास कोई सबूत नहीं है कि ये कैसे बरामद हुई, क्या इंट्रोगेट करेगा, वो कहाँ से लाएगा। ये ऑपरेशन वाले ने दिया था, मैंने बंद कर दिया, वो अदालत में जाके छूट जाता है। जी नाज़रीन, आपने इन्हीं की ज़ुबानी और इन्हीं की कहानी सुनी जिन्होंने खुलकर हमारे सवालों का जवाब दिया और कहा कि निज़ाम चेंज होने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, सिर्फ निज़ाम चेंज है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।